Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our discussion topic is the Puritan age. स्टार्ट हुई थी 1600 से लेकर 1660 तक। बहुत ही छोटा टाइम पीरियड रहा था 660 ईयर्स का, लेकिन इस टाइम पीरियड्स में बहुत कुछ चेंजिंग आ गई थी लिटरेचर में। वो देखते हैं कौन कौन सी चेंजिंग थी। एक छोटा सा झलक डालते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। प्यूरिटन एज जो है इसको सेकेंड रिनाइसेंस भी कहा जाता है। इसमें मॉरल और पॉलिटिकल वैल्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही थी। यानी कि इखलाकियात, जो इखलाकी कदरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही थी। जो सियासी चीज़ें होती हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रही थी एक हाफ़ सेंचुरी तक, क्योंकि ये हाफ़ सेंचुरी का पीरियड है, आलमोस्ट हाफ़ सेंचुरी एंड 1 डिकेड का। इसके अलावा इसमें एलिज़ाबेथन पीरियड जो है उसको पीछे छोड़ दिया है। तो अब नेक्स्ट पीरियड एलिज़ाबेथन के बाद कौन आया, जैसे कि हमने अपनी पहले वाली वीडियो एंग्लो नॉर्मन में पढ़ा कि उस दौर में एलिज़ाबेथन थी जो क्वीन, और इस दौर के अंदर कौन है, एलिज़ाबेथन जो है वो अपने इक़्तिदार से उतर चुकी हैं। बिकॉज़ उन्होंने शादी नहीं की कभी भी, इसलिए ना उनके हस्बैंड थे ना उनके बच्चे थे, तो उनका कोई भी आगे वाली वारिस नहीं था जो तख्त को संभालता। इसलिए ये काम उनके कज़न जेम्स ने किया और वो रेस्टोरेशन पीरियड को लेके आए। तो अब ये जेम्स का पीरियड चल रहा है। इस एज को प्यूरिटन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के मुताबिक वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉरल वैल्यूज़ रखते हैं, जो हाईली एटीट्यूड रखते हैं, उनको प्यूरिटन कहा जाता है। और इस दौर में ऐसे ही लोग थे, तो इसलिए इस दौर को भी प्यूरिटन एज ही कहा जाएगा। इसके अलावा अनदर रीज़न इज़ दैट के प्यूरिटन एज को इसलिए भी प्यूरिटन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ग्रेट प्यूरिटन पोइट जॉन मिल्टन का दौर है ये, और जॉन मिल्टन जो है उनको प्यूरिटन कहा गया बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा प्यूरिटन थे। इस अपने दौर से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इस दौर को जॉन मिल्टन का दौर भी कहा जाता है। इस पीरियड में हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई थी, पेचीदगियाँ आ गई थी उनके दौर में लिटरेचर में, ठीक है। और लोग जो थे वो अपने राइटनेस के ऊपर चलना चाहते थे, यानी कि वो हर चीज़ के पीछे रीज़न तलाश करते थे। वो कहते थे कि अगर गॉड है तो उसकी रीज़न क्या है, यानी कि क्रिएशन कैसे हुई, हर चीज़ की उन्हें रीज़न चाहिए। अगर हवा चल रही है क्यों चल रही है, किस एंगल से चल रही है, किस रफ्तार से चल रही है, उन्हें हर चीज़ की रीज़न चाहिए। अगर कोई भी एक्ट परफॉर्म हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उन्हें अपने इस क्यों का जवाब चाहिए। और जो रीज़न के ऊपर बेस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रैशनलिस्ट कहेंगे, ठीक है। एक होता है एम्पिरिसिस्ट और एक होता है रैशनलिस्ट। एम्पिरिसिस्ट सेंसेस के ऊपर बिलीव करते हैं, रैशनलिस्ट जो होते हैं उन्हें हर चीज़ की रीज़न चाहिए होती है। तो ये लोग रैशनलिस्ट थे, यानी हर चीज़ के पीछे इनको रीज़न तलाश करनी है। बिकॉज़ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मॉरल हो रहे थे, उनके अंदर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आ रही थी, नेशनल चर्च का रोल बहुत ज़्यादा हो गया था। कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल चर्च के पीछे लगे हुए थे और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल चर्च से हट चुके थे। और प्यूरिटन्स थे कौन, प्यूरिटन्स उन लोगों को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, जिनमें चर्चमैन भी शामिल थे, कैल्विनिस्ट शामिल थे, कैथोलिक नोबलमैन शामिल थे, जो पोप वगैरह होते हैं चर्च के, वो कुछ लोग जो थे वो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। वो उनको प्यूरिटन ही कहा गया है। वो लोग जो चर्च के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जिनके अंदर नन भी आ जाती है, जिनके अंदर मंक भी आ जाते हैं, पोप भी आ जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्यूरिटन है। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो थे, मैनी ऑफ पीपल जो थे वो मोनार्की के पीछे जा रहे थे। जोकोबियन पीरियड चल रहा था। जेम्स जो थे उसको लैटिन में जोकोब कहा जाता था, इसलिए इस दौर को भी जोकोबियन कहा जाता है। और इसमें क्या हो रहा था, मोनार्की के ऊपर चल रहे हैं, हर इंसान को अपने अलग से हकूक़ चाहिए। जेम्स के दौर में, जेम्स 1 के दौर में, ठीक है। पहले वो स्कॉटिश में किंग थे जेम्स, फिर वो यहाँ पर आके इंग्लैंड में किंग बन गए हैं। वहाँ पर वो जेम्स 6 थे और यहाँ पर जेम्स 1 किंग बन गए, यानी कि वहाँ के वो छठे बादशाह थे, और यहाँ पर आके एलिज़ाबेथ के बाद वो पहले बादशाह बन गए हैं, इसलिए उनको जेम्स 1 कहा जाता है। और इसके अलावा उनके बाद आए चार्ल्स 1, ठीक है। जेम्स 1 के बाद उनके बेटे चार्ल्स 1 आए हैं,
और उन्होंने पार्लियामेंट के जो रूल्स वगैरह थे रिफॉर्मेशन किए, उसकी पार्लियामेंट का दौर चलाया। इसके लिटरेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहे हैं? अचानक चेंज हो गया था पॉलिटिकल आइडियल्स में, लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो गए थे, उनको हर चीज़ का लिटरेचर में एक नया अक्स चाहिए था। पीपल कांट्स आउट फॉर प्लेयर एंड दिस गोज सेम विद द लिटरेचर। लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि वो लिटरेचर को एक रिफ्लेक्शन के थ्रू देखते थे। उनको हर चीज़ में लिटरेचर चाहिए था। ये नहीं है कि उनको सिर्फ पोइट्री में लिटरेचर चाहिए, उनको प्रोज में लिटरेचर चाहिए, उनको प्लेस में लिटरेचर चाहिए, उनको हर चीज़ के अंदर लिटरेचर का अक्स दिखना चाहिए। इन करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ लिटरेचर की इस दौर में कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स रही हैं? लोग जो थे वो पॉलिटिकल भी स्ट्रगल कर रहे थे, रिलीजियसली भी स्ट्रगल कर रहे थे, यानी कि जो लोग मज़हब के पीछे भाग रहे हैं वो बिल्कुल ही मज़हब की तरफ हैं, और जो लोग मज़हब के पीछे नहीं आ रहे हैं वो रीज़न को तलाश कर रहे हैं कि अगर हम इसको फ़ादर मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो बिल्कुल ही मज़हब से दूर हो रहे हैं। कुछ लोग इंडिविजुअलिज्म के पीछे बढ़ रहे हैं, भाई हमारी अपनी ज़ात है, जैसे कि उसमें था एंग्लो नॉर्मन में था, कुछ लोग इंडिविजुअलिज्म के पीछे पड़ रहे थे, इसमें भी कुछ लोग ऐसे ही इंडिविजुअलिज्म के पीछे भाग रहे हैं। वो हर चीज़ के लिए एक वजह तलाश कर रहे हैं। उसके बाद नो रोमांटिक एडोरर था, और जो लिटरेचर था वो ट्रेंड था, यानी कि जो पहले दौर में गुजर चुके हैं, जो एंग्लो नॉर्मन थी, एंग्लो सेक्शन थी, द रेनाइसेंस एज थी, उसमें क्या था, एलिज़ाबेथन जो थी वो एंग्लो नॉर्मन की थी ना, तो उसमें ये था कि लिटरेचर जो था उसमें ज़्यादातर प्रोग्रेस मिली थी प्रोज को, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादातर प्रोग्रेस प्लेस वगैरह को भी मिल रही है, पोइट्री को भी मिल रही है, एपिक फॉर्म में भी मिल रही है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और जो बहुत ज़्यादा ग्रेट राइटर इस दौर में नहीं पैदा हुए हैं, जो ज़्यादातर ग्रेट राइटर्स हैं वो एलिज़ाबेथन के दौर में गुजर चुके हैं, जिनमें शेक्सपियर और एडमंड स्पेंसर वगैरह शामिल हैं। लेकिन इस दौर में भी कुछ कम बड़े राइटर नहीं रहे हैं, उनका मैं आगे डिस्कस करूँगी। लिटरेरी आउटपुट इसका देखते हैं। जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन इस दौर के जो सबसे मशहूर राइटर हैं, पोइट हैं। अच्छा, जॉन मिल्टन की मैं आपको शॉर्ट बायोग्राफी बता देती हूँ कि ये अंधे हो गए थे, इनकी आंखें जो थी वो कुछ अरसे बाद ही, यानी कि जवानी के कुछ अरसे बाद ही इनकी आंखें चली गई थी, इनकी आंखों की बीनाई चली गई थी और ये अंधे हो गए थे। और इसके बाद उन्होंने पोइट्री अपनी लिखनी स्टार्ट की, और ज़्यादातर इनकी पोइट्री जो है वो ब्लाइंडनेस के ऊपर है, यानी कि जो अंधे लोग होते हैं उनके ऊपर ही इन्होंने अपनी पोइट्री ज़्यादातर लिखी है। इनकी कुछ पोइट्री में जो है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं, गो एंड का कैच अप ऑन अ फॉलिंग स्टार फेमस है, और इनकी ग्रेट क्रिएशंस की वजह से इस दौर को, ये जो हम प्यूरिटन एज पढ़ रहे हैं, इस दौर को जॉन मिल्टन का दौर भी कहा जाता है। इसके अलावा प्यूरिटन पोइट जो थे वो इनके वर्क से इम्प्रेस हो रहे थे, पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी वो इनको सपोर्ट कर रही थी। एक लिटरेरी जीनियस मैन है ये, ठीक है, और इन्होंने रिलीजियस ग्राउंड को लेके चला है, मज़हब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लिखा है, और बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग पोइट हैं। और इन्होंने एट अ हैंड बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं और सोनेट्स भी लिखी हैं। इसके हम कुछ मेजर वर्क्स देखते हैं, जिनमें मास्टरपीस है इनका पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप अगले के सेमेस्टर्स में पढ़ लेंगे, या मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ा दूँगी। तो पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत ही लॉन्ग नैरेटिव एपिक पोइम है, जिसके अंदर सैटिन को डिस्कस किया गया है, गॉड को डिस्कस किया गया है। तो ये एक मास्टरपीस है, यानी कि एक मास्टर लेवल की पोइम है इनकी, जो अंडर वर्ल्ड पढ़ी जाती है, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है ये। और इन्होंने बहुत ज़्यादा पैम्फलेट की सीरीज़ लिखी हैं, डाइवोर्स लिबर्टी के ऊपर लिखा है और सपोर्ट किया है रिगिसाइड्स को। इनके कुछ सम मेजर वर्क जो कि लिटरेचर में हैं, जिनमें शामिल है, पॉलिटिकल राइटिंग में शामिल है लिवेथन बाय होब्स, पैराडाइज लॉस्ट, इरिगेप्टो, एरियोपैगिटी का बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। और इनके सिग्निफिकेंट ग्रुप्स थे कि जिनमें जो हम लोग देख सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन सपोर्टर्स थे, ठीक है, कैवलियर्स थे जो चार्ल्स को फॉलो करते थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो कैवलियर्स कौन है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन एज अ रॉयलिस्ट वर सपोर्टर्स ऑफ द किंग, कि जो अपने उस देर के रॉयल किंग के सपोर्टर थे। किंग कौन था?
चार्ल्स के सपोर्टर हैं। जेम्स के बाद कौन आया? चार्ल्स। रोमांटिक एज में जो रेनेसांस एज है उसमें कौन था? एलिज़ाबेथ थी। उसके बाद इस दौर में कौन आया सबसे पहले? उनका कज़न जेम्स आया। फिर जेम्स के बाद कौन आया? उसका बेटा चार्ल्स आया है। तो ये चार्ल्स के सपोर्टर थे जिनको हम कैवलियर्स कहते हैं, ठीक है। और ये सुप्रीम पावर के ऊपर बिलीव करते थे कि डिवाइन राइट्स हर इंसान के अपने हुकूक हैं, किंग को हर इंसान को हुकूक देने चाहिए, और ये उसको अपने किंग को ही सब कुछ अपना मानते थे और उसके पीछे ही चलते थे। इनफैक्ट अपने मज़हब तक को भी पीछे छोड़ देते थे। कैवलियर पोइट्स कौन कौन से हैं जिनमें किंग चार्लर के जो सपोर्टर हैं 17th सेंचुरी में ये आए थे, जिनमें रॉबर्ट हैरिक हैं, थॉमस कैरियो हैं, जॉन सकलिंग हैं, रिचर्ड लोवेलेस एंड हेनरी वंग। ये कुछ मैंने नेम्स लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। और इन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्स जो हैं वो भी हैं। मेटाफिज़िकल पोइट कौन से होते हैं? जो मेटाफिज़िकल पोइट्री का यूज़ करते हैं, जिसमें मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल सारे आइटम्स आ जाते हैं, ठीक है। और इनके कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस हिस्टोरिकल लिटरेचर की, जिनमें ये प्लेन एंड डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंस बाय रेनेसांस स्पिरिट, जो रेनेसांस दौर से उनसे भी इन्फ्लुएंस हुए थे। इन्होंने सब्जेक्ट से अवॉइड किया था, डायरेक्ट रिलीजन की तरफ आए थे। और इनका सब्जेक्ट मैटर ज़्यादातर क्या रहा है? सैडनेस और प्लेयर, यानी कि खुशी और गम के ऊपर ज़्यादातर पोइट्री लिखी है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जेम्स वन आए हैं 1603 के अंदर, एलिज़ाबेथ के दौर के बाद, ठीक है। और उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन को इम्प्रूव किया है इंग्लैंड के अंदर। और ये ज़्यादातर एक डिवाइन राइट किंग रहे हैं जो लोगों के हकूक़ के बारे में खुलकर बात करते हैं। उसके बाद आए हैं 1625 में चार्ल्स, जो इनके चार्ल्स टू जो जेम्स वन के बेटे हैं, और ये उनके सक्सीडेड हैं, यानी कि उनके जानशीन हैं। और पार्लियामेंट में इन्होंने कदम रखे 1629 में, और रूल्ड आउट हो गए हैं विदाउट फॉर 11 ईयर्स के बाद ये रूल्ड आउट हो गए हैं। और 1639 में एक कन्फ्लिक्ट हो जाती है इनके और पार्लियामेंट के दरमियान, जो कि इनकी डेथ का नतीजा बनते हैं। किसके? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ, यानी कि अंडर क्रॉमवेल के अंदर जो कॉमनवेल्थ है जिसकी नतीजा बन जाते हैं। क्रॉमवेल जो है वो बादशाह है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट का पॉलिटिकल इवेंट जो रह चुका है सिविल वार में 1641 में रहा है, और ये 17th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। जिसमें जो ज़्यादातर राइटर्स हैं वो इसी थ्रू इफेक्ट होते हैं, और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है ये पॉलिटिकल और मोरल डिग्रेडेशन है, जिसमें कल्चर नेशन है बहुत ज़्यादा, और लाइफ जो है वो स्टैंड है, लाइफ जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है लोगों के लिए। क्रॉमवेल का दौर जो है क्रॉमवेल का लॉ जो है वो पास हो चुका है। क्रॉमवेल लॉ क्या था कि गोरों के हकूक़ जो है वो ज़्यादा हैं, जो काले लोग हैं उनके हकूक़ कम हैं। जो काले हबशी टाइप लोग हैं उनको ग़ुलाम बनाकर रखा जाता था, कि इनका गोरे लोगों का। और ये क्रॉमवेल लॉज किस दौर में पास हुआ है? चार्ल्स टू के दौर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिटरेचर के ऊपर एक छोटी सी इसकी झलक डालते हैं। लिटरेचर प्यूरिटन एज का लिटरेचर कैसे था कि इसमें स्पेंसर ट्रेडिशन जो थी उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। मेटाफिज़िकल पोइट्री जो थी वो हाईली यूज़ हो रही थी। एलिज़ाबेथन जो थी उसके दौर को डिक्लाइन हो रहा था, यानी उनका दौर ख़त्म हो रहा था, और जेम्स का दौर स्टार्ट हो रहा था। प्यूरिटन एज स्टार्ट हो रही है। ड्रामा जो है वो थोड़ा पीछे रह गया इस दौर में। ज़्यादातर प्रोज को किया गया है फ्रंट पे, जिनमें जो बैकॉन हैं उनके ऐसे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें द डेथ उनका ऐसे है। उसके अलावा और भी उनके ऐसेज हैं। तो बैकॉन्स ऐसे की पूरी बुक है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बैकॉन्स ऐसे भी डिस्कस किए जा रहे हैं। शॉर्ट पोइम्स लिखी जा रही हैं, लिरिकल पोइम्स लिखी जा रही हैं, सॉन्ग्स लिखे जा रहे हैं, सोनेट्स लिखी जा रही हैं। पोइटिकल वर्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।